हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ द हिंदू न्यूज एनालिसिस की। जो भी आज की हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है 5 दिसंबर की, उसकी आज हम बात करेंगे। आज की हमारी पहली जो करंट अफेयर्स की खबर होगी यूएनसीसीडी जो कॉप 16 हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड करंट अफेयर्स होगी नामीबिया की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है, इनको देखेंगे और नामीबिया के देश के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो हमारी थर्ड करंट अफेयर्स होगी बोतल बंद पानी को पीने वाला उच्च जोखिम क्यों है। जो बोतल बंद हम पानी पीते हैं उसमें उच्च जोखिम हाई रिस्क क्यों है, इसको देखेंगे। मणिपुर में अफसफा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो पुनः लागू हो चुका है। क्यों लागू हो चुका है, क्यों लागू करना पड़ा है मणिपुर में, इसको देखेंगे। अजमेर दरगाह में फिर से शिव मंदिर की चर्चाएं सामने आ रही हैं और ये पुरानी खबर हो चुकी है 5-10 दिन की, लेकिन अभी फिर से एक नई खबर सामने आई है, तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके, हमारा ऐप आ चुका है नेट लर्निंग ऐप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगा सकते हो। आज की अपनी पहली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। मणिपुर में जो अपशफा है उसको पुनः लागू करना पड़ा है। अब ये क्यों लागू करना पड़ा है और ये मणिपुर में कुछ कुछ जगह पर लागू हुआ है, सभी जगह पर लागू नहीं हुआ है, तो देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अस्थिर सुरक्षा स्थिति और हिंसा में विद्रोही समूहों की सक्रिय भागीदारी के कारण मणिपुर में 6 पुलिस थानों क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को फिर से लागू कर दिया है। तो पूरे मणिपुर में नहीं हुआ है, मणिपुर के केवल 6 पुलिस थानों के क्षेत्रों में अफसफा को लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्यों किया गया है, वहां पर अस्थिर सुरक्षा की स्थिति बन चुकी थी और बहुत ज्यादा हिंसा विद्रोही समूह एक सक्रिय हो चुके, एक्टिव हो चुके, जिसके कारण वहां पर सशस्त्र बल को एक अधिनियम के तहत उनको फिर से लागू करना पड़ा है। मणिपुर में वर्ष 1980 से ही अशफा लागू है, ध्यान रखिएगा, और बदलते सुरक्षा परिदृश्य के आलोक में समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है और जगह जगह से हटाया जाता है और अन्य जगह पर लगाया भी जाता है। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो 15 अगस्त 1942 को ब्रिटिशों ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अध्यादेश को जारी किया था। तो 1942 में आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था जब ब्रिटिश का भारत में राज था, लेकिन उसके दरमियान ही उस समय ही वहां पर मणिपुर में ही सशस्त्र बल अधिनियम को जारी किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1947 में असम अशांत क्षेत्र हेतु भी अध्यादेश जारी किया गया था। तो वर्ष 1947 में भी पुनः असम के जो अशांत क्षेत्र थे वहां पर फिर से अध्यादेश को जारी किया गया था। जो सशस्त्र बल की बात करें तो असम और मणिपुर में विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 द्वारा असम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 का स्थान लिया गया, जिसे आगे चलकर अफसफा कहते हैं, उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया था। मतलब कि असम अशांत क्षेत्र अधिनियम से इसको अफसफा में परिवर्तित या प्रतिस्थापित कर, रिप्लेस कर दिया गया था, एक तरीके से ये कह सकते हैं। अशांत क्षेत्र को असफा के धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है। वर्तमान में अगर कहाँ कहाँ प्रभाव में है तो नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसको प्रभावी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे राज्यों में प्रभावी है, कुछ कुछ हिस्सों में होता है। मान लो अगर इतना बड़ा अगर एरिया है तो हो सकता है इतने बड़े एरिया में केवल यह इतने एरिया में असफा सिर्फ लागू हो, तो इस तरीके से भी लागू होता है। मतलब अगर राज्य का नाम मैं बोल रहा हूँ तो इन इन राज्यों में असफा को लागू किया गया, ना कि पूरे पूरे राज्यों में, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, गृह मंत्रालय अशफा के परिवर्तन को अधिसूचित करने के साथ ही किसी क्षेत्र को भी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो राज्य का राज्यपाल हो, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हो, या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा इसको नोटिफाई के माध्यम से भी अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अशांत क्षेत्र की बात करें तो विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने पर लगातार 3 माह तक अशांत की श्रेणी में बना रहता है। तो जैसे मान लो अगर इस एरिया को अगर अशांत क्षेत्र घोषित किया है तो लगातार ये केवल 3 माह तक अशांत क्षेत्र की श्रेणी में रह सकता है। 3 माह के बाद फिर इसकी श्रेणी को बदलना पड़ता है और इसके लिए फिर कठोर नियम भी होते हैं। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश की स्थिति की बात करें तो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, जैसा एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, 7 बहनों के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थिति की बात करें तो पूरे भारत का मैप आप ये देख पा रहे होंगे, है ना, ये पूरे भारत का मैप आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ही अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश मैप पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो इस तरीके का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सैला सुरंग कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ कि सैला सुरंग किस राज्य में है। जल्दी से बताइए कि सैला सुरंग किस राज्य में है। ये अरुणाचल प्रदेश की देख पा रहे हो क्या है, ये मैप है।
अरुणाचल प्रदेश का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत, ध्यान रखिएगा, उगते सूर्य का पर्वत कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की जो स्थिति है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उग जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में सूर्य उगता है, ये भी बात ध्यान रखना है। अगर अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं की बात करें, दक्षिण में यह असम से लगता है, अगर दक्षिण में बात करें तो यह किससे लगता है, असम से लगता है, और किससे लगता है, नागालैंड से लगता है, दक्षिण पूरब में, मतलब यहाँ पर देखोगे साउथ ईस्ट में ये नागालैंड से भी लगता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अगर सीमा की बात करें तो पूरब में या म्यांमार से लगता है, पूरब में इसकी स्थिति यहाँ पर देखोगे तो पूरा म्यांमार की सीमा टच करता है, पश्चिम में भूटान से लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं साफ कर दूं, यहाँ पर अगर आप देखोगे स्थिति यहाँ पर तो भूटान लगता है, ठीक है। इसके पूरब में क्या लगता है, म्यांमार लगता है, लेकिन उत्तर में तिब्बत में बात की जाए तो यहाँ पर चाइना लगता है, ध्यान रखिएगा, ये भूटान हो गया, ये चाइना हो गया और ये म्यांमार हो गया, तो 3 तरफ से ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ देश है। राजधानी की बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो ईटानगर, ध्यान रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करने से पहले नट लर्निंग ऐप आ चुका है ऐप, और यहाँ पर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेक्सन में टेस्ट सीरीज आप लोग यूपी पीसीएस आरओ यूपीएससी एसएससी सीजीएल किसी भी चीज की तैयारी करो, सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। ऐप को डाउनलोड कैसे करोगे, तो प्ले स्टोर से आप नेट लर्निंग ऐप या तो सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, इसी तरीके का आपको लोगो दिख जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सबसे बेस्ट है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हमारी नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर कुछ बातें डिटेल से पढ़ेंगे जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। यूएनसीसीडी की COP16 की जो बैठक हुई है रियाद 2024 की, उसकी हम बात करेंगे। तो क्यों होती है, सबसे पहले तो ये समझो, संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन होता है और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक यहाँ पर पार्टियों का सम्मेलन किया जाता है, जो कि 16वां सत्र का किया गया था। कहाँ पर हुआ है, सऊदी अरब के रियाद शहर में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो 2 से लेकर 13 दिसंबर तक होगा। इसका विषय इस वर्ष का क्या है, थीम क्या है, हमारी भूमि हमारा भविष्य, ध्यान रखिएगा, ये थीम इंपोर्टेंट रहती है, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में थीम भी पूछी जाती है, तो क्या रहेगा, हमारी भूमि हमारा भविष्य इस वर्ष की विषय या थीम रहेगी। इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कर रहे हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कर रहे हैं भारत का प्रतिनिधि, ध्यान रखिए। मरुस्थलीकरण की बात करें तो मरुस्थलीकरण एक ऐसी भौगोलिक प्रक्रिया होती है जिसमें प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित दोनों ही कारकों से भी हो सकती है, उपजाऊ क्षेत्रों में मरुस्थल जैसी विशिष्ट घटनाएं विकसित होने लगती हैं। प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानवकृत भी हो सकती है, मानव के द्वारा भी हो सकती हैं। ऐसी उपजाऊ क्षेत्रों में जहां पर उपजाऊ की जा सकती है, वहां पर इन दोनों ही कारकों के द्वारा मरुस्थलीकरण की जो विशेषताएं वो घटित हो या विकसित होने लगती है। इसमें जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों समेत कई अन्य कारणों में शुष्क, अर्धशुष्क, निर्जल क्षेत्रों की जैविक उत्पादकता भी कम हो जाती है और भूमि रेगिस्तान में बदलने लगती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन हो सकता है या फिर मानवीय गतिविधियों के कारण भी जो शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल क्षेत्र होते हैं उनकी जैविक जो उत्पादकता होती है वो कम होने लगती है, और धीरे धीरे कम होते होते भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित होने लगती है। इससे क्या होता है, भूमि का जो उत्पादन क्षमता होती है उसका ह्रास होने लगता है, मतलब कि वो विनाश होने लगता है। प्राकृतिक वनस्पतियों का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, ये भी खत्म होने लगती है। कृषि जो उत्पादकता होती है उसमें भी कमी देखने को आपको मिलती है, जिसका तात्पर्य समूह का पूरा तात्पर्य क्या होता है कि जो मौजूदा जगह है वो रेगिस्तान का विस्तार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भूमि है वो उत्पादकता का ह्रास होने लगता है, प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षरण होने लगता है, और कृषि जो उत्पादकता है उसमें भी कमी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये इस चीज का विस्तार होने लगता है। अभी मैंने बात की है कि यूएनसीसीडी की बैठक हुई है, भाई तो ये क्या है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए तो किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन भी है, लेकिन इसे वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1994 में इसका स्थापन किया गया था यूएनसीसीडी का। यह पर्यावरण विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है, ध्यान रखिएगा, एक बाध्यकारी होता है और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। वर्ष 1994 में भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता बन गया था, वर्ष 1994 से ही, और 1996 में इसकी पुष्टि भी कर दी गई थी भारत की तरफ से, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो भूमि की रक्षा करना, पुनर्स्थापना करना इसका पहला लक्ष्य है। दूसरा है मरुस्थलीकरण और सूखे निपटना, इसका दूसरा लक्ष्य है। तो इसके दोनों जो उद्देश्य हैं या लक्ष्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि की रक्षा करना और पुनर्स्थापना करना। तो ये जो संगठन है वो
इंटरनेशनल लेवल पर भूमि की रक्षा करता है, उसका पुनर्स्थापना करता है और मरुस्थलीकरण और सूखे की जो जमीन होती है, भूमि होती है, उससे निपटने में सहयोग प्रदान करता है। इसका सचिवालय की बात करें तो जर्मनी के बोन शहर में है। वर्तमान में इसके 197 सदस्य हैं, 197 सदस्य हैं, 196 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। मतलब कि टोटल आप देखोगे तो यूरोपीय संघ अगर देशों के मिला लो तो वो अलग हो जाएंगे, तो 196 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। वर्तमान में इसके 197 सदस्य देश हैं। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक बार देखें तो भूमि क्षरण के प्रभावों को कम करना है इसका पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य है कि भूमि की सुरक्षा और पुनर्बहाली करना। मान लो अगर वो रेगिस्तान में क्षरण में परिवर्तित हो रही है तो उसकी सुरक्षा की जाए और पुनर्बहाली किया जाए। एक सुरक्षित, न्यायसंगत और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए एक न्यायसंगत नीतियां बनाना। सभी लोगों को भोजन, पानी, आश्रय और आर्थिक अवसर प्रदान हो सके, इसके लिए भी ये कार्य करता है। तो इसके जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो सारे भूमि से संबंधित है और व्यक्ति से संबंधित है। ठीक, एक प्रश्न है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारत ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की यूएनसीसीडी की पुष्टि कब की थी? ध्यान से समझना है, यूएनसीसीडी की पुष्टि कब की थी? पुष्टि की बात कर रहा है 1994, ये तो एक ही वर्ष हो गए। चलो मैं यहाँ दे देता हूँ, 1994, 1995, 1996 और 1997। सॉरी, ये टाइपिंग से मिस्टेक हो गई है। 1994, 1995, 1996 और 1997। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंट्री की बात करेंगे। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और ये आप देख सकते हो इनकी फोटो, जो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नामीबिया के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। मैप को अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि वहां पर मैप हो सकता है, नहीं हो सकता, या फिर आप अपना एटलस मैप ओपन कर लीजिए। ठीक है, चलो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो नेतम्बो नदीत वाहको, ये नाम है इनका पूरा, देखिएगा, नेतम्बो नदीत वाहको नामीबिया की राष्ट्रपति चुना गया है और नामीबिया की राष्ट्रपति बनने वाली है, पहली महिला है ऐसी। ठीक है, साथ में नेतम्बो नदीत वाहको इससे पहले नामीबिया की उपराष्ट्रपति थी। तो ये पहले कौन थी? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी, सॉरी उपराष्ट्रपति थी, और क्या प्रेसिडेंट थी, और क्या बोलते हैं आपका, अभी कौन हो गई है? अभी ये पूर्ण रूपेण राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन चुकी है। तो कहा गया नामीबिया की है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। नामीबिया के बारे में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है, मतलब साउथ अफ्रीका में। तो इसकी सीमा नामीबिया की बात करें तो अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। मैंने आपसे बोला है कि आप मैप रख के बैठो, इंपोर्टेंट है। अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका से लगता है। यहाँ पर कुछ मरुस्थल भी है, कालाहारी, नाबेब, नामीबिया के प्रमुख मरुस्थल है। ये दो मरुस्थल है, इंपोर्टेंट है, कालाहारी और नाबेब, ध्यान रखिएगा। मकर रेखा की बात करें तो नामीबिया से होकर गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा। ठीक है, रेखाएं कितनी होती है? आपको रेखा तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो प्रमुख रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या मकर रेखा। तो जो मकर रेखा है इसकी बात कर रहे हैं, ये नामीबिया से होकर गुजरती है। मुद्रा की बात करें तो नामीबियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है और राजधानी विंड हॉक यहाँ की राजधानी है। अब थोड़ा मैप को अगर हम देखें, मैं आपसे कह रहा था अंगोला, तो अंगोला की सीमा देखो यहाँ टच होती है। और फिर क्या कह रहा था? जिम्बाब्वे की सीमा यहाँ टच होती है। मैं आपसे बोल रहा था बोत्सवाना की सीमा यहाँ टच होती है। मैं आपसे कह रहा था साउथ अफ्रीका की सीमा यहाँ टच होती है। और इसके पश्चिम में अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये भी तो इंपोर्टेंट ही हो जाता है। मैं आपको रिजल्ट बता रहा था, तो रिजल्ट कौन कौन से? कालाहारी और नाबेब। तो कालाहारी रिजल्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा और नाबेब रिजल्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिश रिवर भी है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा इंपोर्टेंट होती है जो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। हमारी बोतल बंद पीने का पानी में उच्च जोखिम है और ये फसाई के द्वारा कहा गया। क्यों कहा गया इसको समझिए। अब सभी लोग बोतल से पानी पीते ही पीते हैं, है ना, लेकिन इतना चर्चा में क्यों है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो है, जिसको हम फसाई कहते हैं शॉर्टकट में, इन्होंने सभी पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखने का फैसला लिया हुआ है। किसने? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने सभी जो पैकेज होते हैं ड्रिंकिंग के और मिनरल वाटर के उच्च जोखिम, हाई रिस्क की श्रेणी में रखने का फैसला लिया है। यह आदेश उन उत्पादों को निर्माताओं के लिए अनिवार्य जोखिम निरीक्षण करता है, निगरानी में और तीसरे पक्ष के ऑडिट के अधीन का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। अब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या मिनरल वाटर के निर्माता को हर साल एक बार जोखिम आधारित का निरीक्षण से गुजरना होगा।
बात बिल्कुल ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि पानी ऐसी चीज होती है वो इंसान के जीवन की बहुमूल्य आपूर्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, मांग के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब जो कंपनी इंसान लगाए हैं तो उनको भी हर साल क्या करना होगा, जो पैकेजिंग कर रहे हैं वाटर की, ड्रिंक वाटर, मिनरल वाटर की, वो हर साल क्या करेंगे, अपने जो निरीक्षण है उसका क्या कराएंगे, एक निरीक्षण कराएंगे, चेकिंग कराएंगे। चेकिंग फसाई के माध्यम चेकिंग कराएंगे, अधिकारी करेंगे, बस भ्रष्टाचार ना हो। तो ये अच्छे से अगर पैकिंग हो, अच्छे से अगर चेकिंग हो, चेकिंग होने के बाद तो रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन वही है कि अगर केबिन में बैठ के पैसा खा लिया और मशीन में क्या चल रहा है ये नहीं देखा, तो वो रिस्क ही रिस्क रहेगा। तो यहाँ पर अधिकारियों को भी, जो अधिकारी हैं उनको भी ईमानदारी पूर्वक लोगों के साथ खिलवाड़ न करते हुए उसको जोखिम को देखना भी होगा। या फिर अगर गलती पाई जाती है निरीक्षण करते समय, तो लाइसेंस या फिर पंजीकरण देने से पहले भी उसका निरीक्षण किया जा सकता है, या फिर निरीक्षण करते के दौरान अगर गलती पाई जाती है तो लाइसेंस या पंजीकरण को उनको रद्द भी कर दिया जाए। तो ये भी प्रक्रिया यहाँ पर हो सकती है। उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पादों की बात करें तो फसाई के अनुसार कुछ उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पाद भी हैं, जैसे कि उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी को दूषित, खराब स्टोरेज या गलत प्रबंधन वाले उत्पादों में शामिल किया जाता है। जो उच्च हाई जोखिम रिस्क होता है, जहां पर खाने पीने की चीजों पे क्यों होता है, क्योंकि दूषित हो या खराब स्टोरेज किया जा रहा हो या गलत मैनेजमेंट हो, तब उनको हाई जोखिम में रखा जाता है। इससे खाद्य जनित बीमारियों का जो खतरा है वो अधिक हो जाता है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं, दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है, गलत प्रबंधन चल रहा है, तो बीमारियों का जो खतरा है वो हाई लेवल पर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का जो उपयोग है करने से पहले सख्त नियम और निगरानी की जरूरत होती है, और साल दर साल इनका निरीक्षण भी अधिकारियों के द्वारा होना चाहिए हर कंपनी में जाकर, जिससे कि पता चल सके वहां पर कार्य सुचारू रूप से हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है, या फिर कोई गलती है तो उनको बताया जाए और भी फाइन वगैरह लगाई जाए, तो जिससे कि ये सही से चल सके। उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों को अनिवार्य जोखिम के आधारित निरीक्षण किया जाता है। इससे पहले फसाई ने 8 समूहों को उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया था। अब हम 8 समूहों की लिस्ट देख लेते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर डेयरी जो उत्पाद है, जो डेयरी उत्पाद होते हैं जैसे दूध, दही, मठा इत्यादि चीजें होती हैं, यहाँ पर इनका भी उच्च जोखिम होता है और इनको भी निरीक्षण वगैरह करना चाहिए। मांस, अब जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, इनको भी मांस वगैरह अगर वो खाते हैं, मीट वगैरह, तो उनका भी निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी दूषित हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। पोल्ट्री उत्पादों में भी चेकिंग होनी चाहिए। मछली और मछली के उत्पादों में भी होना चाहिए। अब आपने देखा होगा तो जो मछली या मछली जो खाने वाले व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग सागरों से, अलग अलग महासागरों से, अलग अलग झीलों से निकाली जाती हैं। तो हो सकता है उनमें कुछ मछलियां भी खराब हो जाती हैं, उनको अगर नहीं निकाला जाए, सबके साथ में उनका मीट रख दिया जाए, तो वो भी यहाँ पर अन्न भोजन को भी दूषित कर सकती है, तो उनको भी यहाँ पर चेकिंग होनी चाहिए। अंडे, अंडे आज के समय में बहुत आर्टिफिशियल बनते हैं, अंडे का निरीक्षण जरूर होना चाहिए। तैयार खाद्य पदार्थ, अब जो तैयार खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है, तैयार खाद्य पदार्थ उनको कहते हैं जो किसी कंपनी में खाने के लिए चीजें बना दी जाती है और स्टोरेज कर दी जाती है, फिर उसके बाद लोगों तक वितरित की जाती है, तो उनका भी यहाँ पर होना चाहिए क्या, निरीक्षण होना चाहिए। सभी प्रकार की भारतीय मिठाइयाँ, अब आपको बहुत अच्छे से आपने देखा होगा कि ए व्यक्ति की ये दुकान है ना, ए व्यक्ति की दुकान है ये, चलो देख लेते हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या है, बहुत सारे काउंटर लगा रखे हैं, है ना, यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ लगा रखी हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी इंडिया में मिठाइयों में क्या होता है कि ढाकते ही नहीं है, इनको किसी से क्या नहीं करते हैं, उनको ढाकते नहीं है। अब ढाकते नहीं है तो मक्खियाँ बैठ रही हैं, मच्छर बैठ रहे हैं और सारे कीटाणु बैठ रहे हैं, तो यहाँ से दूषित भोजन होता है। इस दूषित भारतीय मिठाइयों के लिए भी, इनके रोकथाम के लिए भी उपाय करना चाहिए, है ना। पोषक तत्व और विशेष प्रकार के जो पोषण के लिए बनाए खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका भी निरीक्षण यहाँ वगैरह करना चाहिए। इन सभी उत्पादों को फसाई के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इन सभी उत्पादों को फसाई के द्वारा क्या किया गया है, क्या किया गया, उच्च जोखिम हाई रिस्क में रखा गया है। इनको खाने से पहले व्यक्ति को भी थोड़ा सा नजर करना चाहिए कि ये सही जगह से खा रहे या नहीं खा रहे। तो इन सभी चीजों को फसाई के तहत एक हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब जो हम फसाई की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 2008 में की गई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह कार्य क्या करता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ से रिलेटेड, परिवार मतलब फैमिली से रिलेटेड, और स्वास्थ्य और परिवार के लिए एक कल्याण मंत्रालय है, वेलफेयर है, उसके अंतर्गत यह कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो खाद्य सामग्री के लिए जो मानकों का निर्माण करना है, उनका सही से नियंत्रण हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है, उन प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन सभी चीजों की ये क्या करता है, मानकों का पूरा करवाता है। खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात आदि को यह नियंत्रित भी करता है। तो याद रखिएगा,
मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, उसको स्टोरेज करना होता है, तो कंपनियों में वितरित करना होता है, या फिर इसकी जो बिक्री होती है और इम्पोर्ट होता है उसको भी यह फसाई के द्वारा क्या करता है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करते हैं, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर। अब अजमेर दरगाह आपको पता है बहुत पुरानी, लेकिन यहाँ पर शिव मंदिर होने के कुछ नमूने मिले हुए हैं। अब जो नमूने मिले हुए हैं तो इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि इंपोर्टेंट भी है ना। तो देख लेते हैं, हाल ही में अजमेर की स्थानीय अदालत में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा, चिश्ती की दरगाह के भीतर शिव मंदिर की मौजूदगी का दावा करने वाले एक दीवानी मुकदमे के संबंध में 3 पक्षों को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया हुआ है। अजमेर की एक स्थानीय अदालत है, ध्यान रखिएगा, स्थानीय अदालत ने अपना भी लिया है, उसको स्वीकार भी कर लिया है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहां पर शिव मंदिर की मौजूदगी भी थी, और यहाँ पर 3 पक्षों के द्वारा जो नोटिस है उसको जारी किया गया था, उसको आदेश भी दे दिए। मुख्य बिंदु क्या है इसको समझते हैं। मुख्य बिंदु इंपोर्टेंट है, सितंबर 2024 का मामला है, वहां पर एक मुकदमे के तहत दरगाह के भीतर एक शिव मंदिर के अस्तित्व का दावा किया गया था। मंदिर में पूजा फिर से शुरू करने के निर्देश करने की मांग भी की गई है। इस जो मुकदमा दायर किया गया है इसमें कहा गया है कि जो मंदिर है, मतलब जो अभी दरगाह है, उस दरगाह में शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर की पूजा को फिर से शुरू किया जाए, इस निर्देश की मांग की गई है। अजमेर दरगाह जो समिति है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है। ध्यान रखिएगा, 3 लोगों से जवाब मांगे गए हैं, अजमेर दरगाह समिति से, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से, नई दिल्ली स्थित जो ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ASI के द्वारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी इन सभी को नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब मांगा गया है कि प्रॉपर मुझे बताओ कि बात क्या है ना, ये सब बात की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इनका जन्म जो है वो, इनका पूरा नाम मोइनुद्दीन हसन चिश्ती था। 1141 से 1142 ईरान के सिजिस्तान, आधुनिक सिस्तान में इनका जन्म हुआ था। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम गौर ने तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था और दिल्ली में अपना शासन को स्थापित कर लिया था। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में रहना और उपदेश देना शुरू कर दिया था, क्योंकि गौरी के साथ ही मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे भारत में, और जब उन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ का साम्राज्य संभाला। जब साम्राज्य संभाला तो इन्होंने अजमेर में, चिश्ती ने अजमेर में अपना रहना और उपदेश देना यहीं से इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण उनके शिक्षाविद प्रवचनों ने जल्दी स्थानीय जनता को दूर दूर से राजाओं, कुलीनों, किसानों और गरीबों को अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से संबंधित थे। तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, कुलीन वर्ग हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, इन सभी को इन्होंने अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। अजमेर में ही स्थित उनकी दरगाह है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और दारा सिकोई, साथ में औरंगजेब जैसे शासकों ने भी वहां पर जियारत की है। जियारत मतलब वहां पर उन्होंने अपनाया है। तो ये वहां का इम्पोर्टेंट था कि आप देखोगे चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिर शाह सूरी हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, दारा सिकोई हो, औरंगजेब हो, सभी ने वहां पर जाके जियारत की हुई है। साथ में इसमें अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर ने बहुत प्रमुख रूप से उनको अपनाता था, और अकबर ने अपने पुत्र के, इनके ही नाम पर सलीम नाम भी रख दिया था अपने पुत्र का। तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये मामला अलग है, वो हिस्ट्री का मामला है, लेकिन यहाँ पर अगर कोर्ट ने, अगर यहाँ पर जो स्थानीय अदालत है, अगर इन्होंने 3 लोगों से अगर पूछा है, खास तौर से इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इन्होंने नोटिस जारी करके पूछा है कि बताइएगा अजमेर दरगाह में शिव मंदिर था या नहीं था, और यहाँ पर जो मांग की जा रही है क्या वो सही है, तो फिर आगे चल के मामला एक अलग ही मुद्दा बन सकता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कह सकते हो कि जब भी कोई अच्छी खबर आएगी टेंशन वाली, तब उसको हम बात जरूर करेंगे। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।